गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टॉपर अकेडमी नंबर 1 चैनल पर आपको सभी विषयों के सभी चैप्टर के वीडियो मिलेंगे। सभी विषयों विज्ञान, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, समाज विज्ञान के प्रश्नोत्तर, व्याकरण, मैथ के सॉल्यूशन भी मिलेंगे। यदि किसी विषय के किसी चैप्टर के वीडियो का लिंक चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7004496418 पर व्हाट्सएप SMS करके वीडियोज़ के लिंक को प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हम लोग क्लास 10 हिंदी के चैप्टर 7 पे हैं। इसके हम लोग प्रश्नों के उत्तर को करेंगे। प्रश्न 1 है, परंपरा का ज्ञान किनके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है और क्यों? तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, जो लोग क्रांतिकारी साहित्य की रचना करना चाहते हैं, जो साहित्य में युगांतकारी काम करना चाहते हैं, जो लोग लकीर का फकीर नहीं बनना चाहते हैं, उन्हें साहित्य की परंपरा का सम्यक ज्ञान होना आवश्यक है। प्रश्न 2 है, परंपरा के मूल्यांकन में साहित्य के वर्गीय आधार का विवेक लेखक क्यों महत्वपूर्ण मानता है? तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, साहित्य की परंपरा के मूल्यांकन में लेखक वर्गीय आधार को महत्वपूर्ण इसलिए मानता है कि रचा गया साहित्य कितना लोक हितकारी है। जो साहित्य शोषक वर्गों के विरुद्ध श्रमिक जनता के हितों का प्रतिबिंबित करता है, वह शोषितों के हितों का साहित्य है। दूसरी ओर जो साहित्य पूंजीवादी व्यवस्था या संपत्तिशाली वर्गों की देखरेख में उनके हित साधन में रचा गया है, उसे पूंजीवादी वर्ग का साहित्य माना जाता है। अतः लेखक का विचार है कि साहित्य के मूल्यांकन करने के वक्त ध्यान देना होगा कि रचा गया साहित्य अभ्युदयशील वर्ग का साहित्य है या कि ह्रासमान वर्ग का, स्पष्ट शब्दों में शोषकों के वर्ग हित वाला साहित्य है कि शोषितों के वर्ग हित का। प्रश्न 3 है, साहित्य का कौन सा पक्ष अपेक्षाकृत अस्थायी होता है? इस संबंध में लेखक की राय स्पष्ट करें। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, साहित्य मनुष्य के संपूर्ण जीवन से जुड़ा होता है। आर्थिक जीवन के अलावा मनुष्य एक प्राणी के रूप में भी जीता है। मनुष्य की बहुत सी आदिम भावनाएं प्रतिफलित होती है जो उसे परिणाम मात्र से जोड़ती है। यह कहने में तनिक भी संकोच की बात नहीं है कि साहित्य विचारधारा मात्र ही नहीं है, उसमें मनुष्य का इंद्रिय बोध, उसकी भावनाएं, उसके कार्य व्यापार व्यजित होते हैं। साहित्य का यह पक्ष अपेक्षाकृत अस्थायी होता है। प्रश्न 4 है, साहित्य में विकास की प्रक्रिया उसी तरह संपन्न नहीं होती जैसे समाज में लेखक का आशय स्पष्ट करें। इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, साहित्य में विकास प्रक्रिया निरंतर गतिशील रहती है, लेकिन यह प्रक्रिया समाज विकास की प्रक्रिया से भिन्न होती है। सामाजिक विकास क्रम में सामंती सभ्यता की अपेक्षा पूंजीवादी सभ्यता को अधिक प्रगतिशील माना जाता है और पूंजीवादी सभ्यता की तुलना में समाजवादी सभ्यता को। अनुवाद के स्तर पर भी एक भाषा से दूसरी भाषा में कलात्मक सौंदर्य में अंतर आ जाता है। औद्योगिक उत्पादन और कलात्मक सौंदर्य ज्यों का त्यों नहीं बना रहता। अमेरिका ने एटम बम बनाया, रूस ने भी बनाया, पर शेक्सपियर के नाटकों के समान दूसरे नाटकों का सृजन दोबारा इंग्लैंड में भी नहीं हुआ। इस प्रकार यह सिद्ध हो जाता है कि साहित्य में विकास की जो प्रक्रिया है वह समाज के विकास की प्रक्रिया से भिन्न है। प्रश्न 5 है, लेखक मानव चेतना को आर्थिक संबंधों से प्रभावित मानते हुए भी उसकी सापेक्ष स्वाधीनता किन दृष्टांतों द्वारा प्रमाणित होता है? तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मनुष्य की चेतना को आर्थिक संबंधों से प्रभावित मानता है। आर्थिक संबंधों से प्रभावित होना एक बात है, उनके द्वारा चेतना का निर्धारण होना दूसरी बात। गुलामी जहां अमेरिका में थी उसी तरह वह एथेंस में भी थी, किंतु एथेंस की सभ्यता ने सारे यूरोप को प्रभावित किया, जबकि अमेरिका सामंतवाद दुनिया भर में कायम रहा। पर इस सामंती दुनिया में कविता के 2 ही केंद्र रहे हैं, भारत और ईरान। पूंजीवादी विकास भी दुनिया के तमाम देशों में हुआ, पर रैफेल, लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो इटली में ही पैदा हुए। प्रश्न 6 है, साहित्य के निर्माण में
प्रतिभा की भूमिका स्वीकार करते हुए लेखक किन खतरों से आगाह करता है? तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्यों की भूमिका ही निर्णायक होती है। इसका यह अर्थ नहीं है कि जो मनुष्य जो करते हैं वह सब अच्छा ही हो, उनके श्रेष्ठ कृतित्व में दोष नहीं हो। कला पूर्ण रूप से निर्दोष नहीं होती, उसका पूर्णतः निर्दोष होना भी एक दोष माना जाता है। ऐसी कला निर्जीव यानी मृतप्राय होती है। यही कारण है कि प्रतिभाशाली मनुष्यों को अद्वितीय उपलब्धियों के बाद कुछ नया और उल्लेखनीय करने की गुंजाइश बनी रहती है। आजकल व्यक्ति पूजा की काफ़ी निंदा की जाती है, लेकिन जो लोग ज़्यादा व्यक्ति पूजा की निंदा करते हैं वे ही सबसे ज़्यादा व्यक्ति पूजा का प्रचार करते हैं। साहित्य के मूल राजनीतिक मूल्यों का अपेक्षा अस्थायी होता है। उदाहरण के लिए रोमन साम्राज्य का वैभव समाप्त हो गया, किंतु वर्जिल के काव्य सागर की ध्वनि तरंगे आज भी हमें सुनाई देती है। जब ब्रिटिश शासन समाप्त पर रहेगा तब शेक्सपियर मिल्टन शैली विश्व संस्कृति आकाश में जगमगाते नजर आएंगे। प्रश्न 7 है राजनीतिक मूल्यों से साहित्य के मूल्य अधिक अस्थायी कैसे होते हैं? इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे राजनीतिक मूल्यों से साहित्य के मूल्य अधिक अस्थायी होते हैं। इसका उदाहरण अंग्रेज कवि टेनिसन की लैटिन कवि वर्जिल पर लिखी गई कविता है। इसमें उन्होंने कहा है कि हम कह सकते हैं जब ब्रिटिश साम्राज्य का कोई नाम लेवा और पानी देवा नहीं रहेगा तब शेक्सपियर मिल्टन और शैली संस्कृति के आकाश में वैसे ही जगमगाते नजर आएंगे जैसे पहले थे। उनका प्रकाश पहले की अपेक्षा करोड़ों नई आंखें देखेगी। इस प्रकार यह सिद्ध हो जाता है कि राजनीति घिसते पिटते समाप्त हो जाती है, लेकिन साहित्य नहीं मरता। युगों युगों से वेदों की ध्वनियाँ गगन मध्य गूंज रही है, जबकि कितने राजे आए और गए, उनका नाम स्मृति पटल से ओझल हो गया, किंतु सूर कबीर तुलसी ओझल नहीं हुए। प्रश्न 8 है जातीय अस्मिता का लेख किस प्रसंग में उल्लेख करता है और उसका क्या महत्व बताता है? तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे साहित्य के विकास में प्रतिभाशाली मनुष्यों की तरह जन समुदायों जातियों की भी विशेष भूमिका होती है। यूरोप के सांस्कृतिक विकास में जो भूमिका प्राचीन यूनानियों की है वह अन्य किसी जाति की नहीं। जन समुदाय जब एक व्यवस्था से दूसरी व्यवस्था में प्रवेश करते हैं तब उनकी अस्मिता नष्ट नहीं होती। बंगाल और पंजाब के विभाजन पर वहाँ की साहित्यिक परंपरा के आधार पर हम जातीय अस्मिता की पहचान सम्यक रूप से कर सकते हैं। विभाजित बंगाल से विभाजित पंजाब की तुलना कीजिए तो ज्ञात हो जाएगा कि साहित्य की परंपरा का ज्ञान कहाँ ज़्यादा है और कहाँ कम। इस न्यूनाधिक ज्ञान के सामाजिक परिणाम क्या होते हैं? प्रश्न 9 है जातीय और राष्ट्रीय अस्मिताओं के स्वरूप का अंतर करते हुए लेखक दोनों में क्या समानता बताता है? तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे समाजवादी व्यवस्था कायम होने पर जातीय अस्मिता खंडित नहीं होती वरन पुष्ट और मजबूत होती है। सोवियत संघ में बहुजातीय राष्ट्रीयता का जन्म हुआ। यह राष्ट्रीयता अब एक सामाजिक शक्ति है। भारत में जातियों की भरमार है। राष्ट्र के गठन में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। इनका अपना अस्तित्व और जातीय इतिहास भी है। भारत का अपना राष्ट्रीय इतिहास भी है। यूरोप के लोग यूरोपियन संस्कृति की बात तो करते हैं, किंतु यूरोप कभी राष्ट्र का स्वरूप नहीं ले सका। संसार का कोई भी देश बहुजातीय राष्ट्र की हैसियत से भारत का मुकाबला नहीं कर सकता। यहाँ राष्ट्रीयता एक जाति से दूसरी जातियों पर राजनीतिक प्रभुत्व कायम करके स्थापित नहीं हुई, वह मुख्यतः संस्कृति और इतिहास की देन है। देश की संस्कृति से रामायण और महाभारत को अलग कर दें
तो भारत की आंतरिक एकता टूट जाएगी। किसी भी बहुजातीय राष्ट्र के निर्माण में कवियों का योगदान अमूल्य रहता है, जैसा कि इस देश के व्यास और वाल्मीकि की है। प्रश्न 10 है, बहुजातीय राष्ट्र की हैसियत से कोई भी देश भारत का मुकाबला क्यों नहीं कर सकता? तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, कोई भी राष्ट्र बहुजातीय राष्ट्र की हैसियत से इतिहास के आधार पर भारत का मुकाबला नहीं कर सकता। यहाँ की राष्ट्रीयता एक जाति द्वारा दूसरी जातियों पर राजनीतिक प्रभुत्व कायम करके स्थापित नहीं हुई, वह मुख्यतः इतिहास और संस्कृति की देन है। इस संस्कृति के निर्माण में इस देश के कवियों का सर्वोच्च स्थान है। इस देश की संस्कृति से रामायण और महाभारत को अलग कर दें तो भारतीय साहित्य की आंतरिक एकता टूट जाएगी। किसी भी बहुजातीय राष्ट्र के सामाजिक विकास में कवियों को ऐसी निर्णायक भूमिका नहीं रही जैसी इस देश में व्यास और वाल्मीकि की है। इसलिए किसी भी देश के लिए साहित्य की परंपरा का मूल्यांकन उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना इस देश के लिए है। प्रश्न 11 है, भारत की बहुजातीयता मुख्यतः संस्कृति और इतिहास की देन है, कैसे? तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, भारत बहुजातियों का देश है। यहाँ अनेकता में एकता की छवि देखी जा सकती है। यहाँ की संस्कृति समन्वयवादी, अगर इतिहास का सम्यक अध्ययन किया जाए तो साफ साफ पता चलेगा कि बहुजातीय राष्ट्र के रूप में भारत का महत्व दूसरे देशों की तुलना में ज़्यादा है। यहाँ राष्ट्रीयता एक जाति द्वारा दूसरी जातियों पर राजनीतिक प्रभुत्व कायम करके स्थापित नहीं हुई है। इसके निर्माण में संस्कृति और इतिहास का योगदान है। यहाँ की संस्कृति के निर्माण में यहाँ के कवियों ने अपने उत्कृष्ट साहित्य द्वारा अपना योगदान किया। किसी भी बहुजातीय राष्ट्र के समन्वयवादी स्वरूप को गढ़ने में कवियों का योगदान महत्वपूर्ण रहता है। इस देश की संस्कृति के निर्माण में व्यास और वाल्मीकि, तुलसी, कबीर, सूर, मोर, रैदास आदि का योगदान अत्यधिक रहा है। रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथ इसके उदाहरण हैं। इसलिए अन्य देशों की तुलना में भारत में साहित्य को परंपरा का मूल्यांकन बहुत जरूरी है। प्रश्न 12 है, किस तरह समाजवादी हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है? इस प्रसंग में लेखक के विचारों पर प्रकाश डालें। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, लेखक के मतानुसार समाजवाद आज के लिए हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है, क्योंकि भारत में समाजवादी व्यवस्था कायम होने पर यहाँ की राष्ट्रीयता पहले से ज़्यादा पुष्ट होगी। पूंजीवादी व्यवस्था में शक्ति का अपव्यय होता है। देश के साधनों का सबसे अच्छा उपभोग समाजवादी व्यवस्था में ही संभव है। अनेक छोटे बड़े राष्ट्र जो भारत से ज़्यादा पिछड़े थे, समाजवादी व्यवस्था कायम करने के बाद पहले की अपेक्षा ज़्यादा शक्तिशाली हो गए हैं। उनकी प्रगति की रफ्तार भी पूंजीवादी देशों की तुलना में तेज है। भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास समाजवादी व्यवस्था में ही संभव है। प्रश्न 13 है, निबंध का समापन करते हुए लेखक कैसा स्वप्न देखता है? उसे साकार करने में परंपरा की क्या भूमिका हो सकती है? विचार करें। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, लेखक का कहना है कि भारत का विकास तभी संभव है जब यहाँ की निरक्षर जनता पूर्ण साक्षर बने। साक्षर बनने के बाद ही वह देश की संस्कृति से अवगत होंगी। अभी यहाँ की जनता प्राचीन साहित्य की महत्ता से अनभिज्ञ हैं, उस ज्ञान से वंचित हैं। साक्षर होकर जब वह साहित्य का अध्ययन करेगी, सुविधा पाएगी, तब व्यास और वाल्मीकि के करोड़ों पाठक पैदा होंगे। वे अनुवाद ही नहीं, संस्कृत में भारतीय वाङ्मय का अध्ययन करेंगे। पूरे देश में सांस्कृतिक आदान प्रदान होगा। उत्तर के लोग सुब्रमण्यम भारती को पढ़ेंगे, दक्षिण के लोग रविंद्र, तुलसी, भौरा, कबीर, व्यास को पढ़ेंगे। विभिन्न भाषाओं में लिखित साहित्य जातीय और क्षेत्रीय सीमाओं को तोड़कर सारे देश की संपत्ति बनेगा। राष्ट्र की नई पीढ़ी को नई दिशा देगा।
तब सांस्कृतिक आदान प्रदान होगा, ज्ञान वृद्धि होगी, तब सबका विकास होगा। अंग्रेजी जब प्रभुत्व की भाषा ना होकर ज्ञान अर्जन की भाषा बनेगी, यूरोप अमेरिका के साथ सारे विश्व साहित्य से हम अवगत होंगे, तब मानव संस्कृति की विशद धारा में भारतीय साहित्य की गौरवशाली परंपरा का नवीन योगदान होगा। इस प्रकार साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान समाजवादी व्यवस्था में ही संभव है। समाजवादी संस्कृति पुरानी संस्कृति से नाता नहीं तोड़ती, बल्कि उसे आत्मसात करके आगे बढ़ता है। प्रश्न 14 है, साहित्य सापेक्ष रूप में स्वाधीन होता है, इस मत को प्रमाणित करने के लिए लेखक ने कौन से तर्क और प्रमाण उपस्थित किए हैं? तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, साहित्य सापेक्ष रूप से स्वाधीन होता है। इस पर लेखक ने अपने निबंध में प्रकाश डाला है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मनुष्य की चेतना को आर्थिक संबंधों से प्रभावित करता है। आर्थिक संबंधों से प्रभावित होना एक बात है और उनके द्वारा चेतना का निर्धारण होना दूसरी बात है। यहाँ भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद से नहीं है। मनुष्य का सब कुछ परिस्थितियों द्वारा अनिवार्य रूप से निर्धारित नहीं होता। यदि मनुष्य परिस्थितियों को नहीं पैदा करता है तो परिस्थितियां भी मनुष्य का निर्माण नहीं करती है। दोनों का संबंध द्वंद्वात्मक है। इसी कारण साहित्य भी सापेक्ष रूप से स्वाधीन होता है। लेखक ने तर्क दिया है कि गुलामी अमेरिका में थी और एथेंस में भी थी, लेकिन एथेंस की सभ्यता ने सारे यूरोप को प्रभावित किया, जबकि गुलामों के अमेरिकी मालिकों ने मानव संस्कृति को कुछ नहीं दिया। सामंतवाद सारी दुनिया में कायम रहा, लेकिन कविता के दो ही मुख्य केंद्र थे, भारत और ईरान। पूंजीवादी व्यवस्था यूरोप के तमाम देशों में फैला, लेकिन रेफेल, लियोनार्डो दा विंची और माइकेल एंजेलो तो इटली में ही पैदा हुए। यहाँ यह बात स्पष्ट हो जाता है कि विशेष सामाजिक परिस्थितियों में कला का विकास संभव होता है। प्रश्न 15 है, व्याख्या करें। विभाजित बंगाल से विभाजित पंजाब की तुलना कीजिए तो ज्ञात हो जाएगा कि साहित्य की परंपरा का ज्ञान कहाँ ज़्यादा है, कहाँ कम है, और इस न्यूनाधिक ज्ञान के सामाजिक परिणाम क्या होते हैं। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक के परंपरा का मूल्यांकन नामक पाठ से ली गई है। इन पंक्तियों का संदर्भ इतिहास और संस्कृति परंपरा से जुड़ा हुआ है। लेखक का कहना है कि जब मानव समाज बदलता है और वह अपनी पुरानी अस्मिता कायम रखता है, जो तत्व मानव समुदाय को एक जाति के रूप में संगठित करते हैं, उनमें इतिहास और संस्कृति का अद्भुत योगदान है। इतिहास और संस्कृति परंपरा के आधार पर निर्मित यह अस्मिता का ज्ञान अत्यंत महत्वपूर्ण है। बंगाल विभाजित हुआ, किंतु पूर्वी और पश्चिमी बंगाल के लोगों को अपनी साहित्यिक परंपरा का ज्ञान रहेगा, तब तक बंगाली जाति सांस्कृतिक रूप से अविभाजित रहेगी। विभाजित बंगाल से विभाजित पंजाब की तुलना कीजिए तो ज्ञात हो जाएगा कि साहित्य की परंपरा का ज्ञान कहाँ ज़्यादा है, कहाँ कम है, और इस न्यूनाधिक ज्ञान के सामाजिक परिणाम क्या होते हैं। उपयुक्त पंक्तियों का मूल आशय यह है कि इतिहास और संस्कृति किसी भी जाति को संगठित प्रगतिशील बनने में सहायक होती है। सांस्कृतिक परंपरा से जुड़कर ही अस्मिता की रक्षा की जा सकती है।